प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आपका पुनः स्वागत है। प्रस्तुत है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास कपाल कुंडला का भाग 14 है। आइए आरंभ करें। कपाल कुंडला को लेकर नवकुमार ने जब सराय से घर की यात्रा की तो मोती बीबी ने वर्धमान की तरफ की यात्रा की। तब तक मोती बीबी अपनी राह तय करे, तब तक हम उसका कुछ वृत्तांत कह डालें। मोती बीबी का चरित्र जैसा महापातक से भरा हुआ है, वैसे ही अनेक तरह से सुशोभित है। ऐसे चरित्र का विस्तृत वृत्तांत पढ़ने में पाठकों को अरुचि ना होगी। जब इनके पिता ने हिंदू धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म ग्रहण किया तो उस समय इनका हिंदू नाम बदलकर लुत्फनिसा रखा गया। मोती बीबी इनका नाम कभी नहीं था। फिर भी छिपे वेश में देश विदेश भ्रमण करने के समय वह कभी कभी नाम पड़ जाता है। इनके पिता ढाका में आकर राज कार्य में नियुक्त हुए, लेकिन वहाँ अनेक स्वदेशी लोगों का आना जाना हुआ करता था। अपने देश में जान पहचान वालों के सामने विधर्मी होकर रहना भला नहीं जान पड़ता था। अतः वह कुछ दिनों में अच्छी स्थिति लाभ कर अपने मित्र अनेक उमरा लोगों से पत्र लेकर सपरिवार आगरे चले गए। अकबर बादशाह के सामने किसी का गुण छिपा नहीं रहता था। शीघ्र ही इन्होंने अपने गुण प्रकट किए। इसके फल से वे आगरे के उमरा लोगों में गिने जाने लगे। इधर लुत्फनिसा भी यौवन में पदार्पण करने लगी। आगरे में आकर इन्होंने फारसी, संस्कृत, नृत्य गीत, रसावधान आदि में अच्छी शिक्षा ग्रहण की। राजधानी की सुंदरियों और गुणवत्तियों में यह अग्रगण्य बनने लगी। दुर्भाग्यवश लुत्फनिसा के पूर्ण युवती होने पर जान पड़ा कि उसकी मनोवृत्ति दुर्दमनीय और भयानक है। इंद्रिय दमन की न तो इच्छा थी और न क्षमता ही थी। सद और असद में समान प्रवृत्ति थी। यह कार्य अच्छा है और यह बुरा, ऐसा सोच कभी उसने कार्य नहीं किया। जो अच्छा लगता था वही काम करती थी। जब सत्कर्म से अंतःकरण सुखी होता तो वह करती और असत कर्म के समय भी वही करती। यौवन काल की दुर्दमनीय मनोवृत्ति के अनुकूल ही लुत्फनिसा भी बन गई। उसके पूर्व पति वर्तमान हैं। उमरा लोगों में किसी ने उसके साथ शादी न की। वह भी शादी को लालायत न रही। मन में ही मन सोचा, फूल फूल पर घूमने वाली भ्रमरी को एक का बनकर बांध क्यों दूं। पहले कानाफूसी हुई, इसके बाद मुंह पर कलंक की कालीमा लग गई। उसके पिता ने विरक्त होकर उसे घर से निकाल दिया। लुत्फनिसा गुप्त रूप से जिन्हें कृपा वितरण करती रही, उनमें युवराज सलीम भी एक थे। एक उमरा के कुल के कलंक का कारण होने पर पीछे बादशाह का कोप भाजन न बनना पड़े, इस कारण खुलकर सलीम शाह ने लुत्फनिसा को अपने महल में नहीं रखा। अब सुयोग मिल गया। राजपूत पति मानसिंह की बहन सलीम की प्रधान महिषी हुई। युवराज ने लुत्फनिसा को अपनी महिषी की प्रधान अनुचरी बना दिया। लुत्फनिसा बेगम की सखी बन गई और परोक्ष रूप से युवराज की अनुग्रह भागनी भी हुई। लुत्फनिसा जैसी बुद्धिमती महिला शीघ्र ही युवराज के हृदय पर अधिकार कर लेगी, यह सहज अनुमेय है। सलीम के हृदय पर उसका अधिकार इस तरह प्रतियोगी शून्य हो गया कि लुत्फनिसा ने प्रण कर लिया कि वह इनकी पटरानी होकर ही रहेगी। केवल लुत्फनिसा ही ऐसी प्रतिज्ञा हुई, यह बात नहीं, बल्कि इसका विश्वास महल भर में हो गया। ऐसी ही आशा में स्वप्न में लुत्फनिसा का जीवन पति में लगा, लेकिन इसी समय उसकी नींद टूटी। अकबर बादशाह के कोषाध्यक्ष ख्वाजा अब्बास की कन्या मेहरुनिसा यमन कुल की प्रधान सुंदरी निकली। एक दिन कोषाध्यक्ष ने युवराज सलीम और अन्य उमरा को निमंत्रण देकर घर बुलाया। उसी दिन सलीम की मुलाकात मेहर के साथ हो गई। उसी दिन सलीम ने भी अपना हृदय मेहरुनिसा को सौंप दिया। इतिहास प्रेमी मात्र इस घटना को जानते हैं। इसके बाद मेहर की शादी शेर अफगन के साथ हो गई। यह शादी अकबर बादशाह के षड्यंत्र का फल थी। यद्यपि सलीम को निरस्त होना पड़ा, लेकिन उन्होंने आशा का त्याग न किया। सलीम की चित्तवृत्ति लुत्फनिसा के नख दर्पणवत थी। वह समझ गई कि शेर अफगन के जीवन की खैरियत नहीं और सलीम की महिषी मेहर ही होगी। लुत्फनिसा ने सिंहासन की आशा त्याग दी। विचक्षण मुगल सम्राट अकबर की परम आयु पूरी हुई। जिस प्रचंड सूर्य की प्रभा तुर्की से लेकर ब्रह्मपुत्र तक प्रदीप्त थी, उस सूर्य का अस्त हुआ।
इस समय लुत्फ़निसा ने आत्म प्राधान्य की रक्षा के लिए एक दुस्साहसिक संकल्प लिया। राजपूत राजा मानसिंह बहन सलीम की प्रधान महिषी थी। खुसरू उनके पुत्र हैं। एक दिन उनके साथ अकबर बादशाह की बीमारी की बात चल रही थी, जिस संबंध में शीघ्र ही बादशाह की महिषी बनने की बधाई लुत्फ़निसा दे रही थी। प्रत्युत्तर में खुसरू की जननी ने कहा, बादशाह की प्रधान महिषी होने से मनुष्य जन्म सार्थक अवश्य होता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठता उसकी है जिसका पुत्र बादशाह हो और वह बादशाह जननी बने। यह उत्तर सुनते ही लुत्फ़निसा के हृदय में एक चिंतनीय अभिसंधि का उदय हुआ। उसने उत्तर दिया, तो ऐसा ही क्यों ना हो, वह भी आपके ही इच्छाधीन है। बेगम ने पूछा, यह कैसे? चतुरा ने उत्तर दिया, युवराज खुसरू को ही सिंहासन पर बिठाइए। इस बात का बेगम कोई जवाब न दिया। उस दिन फिर यह प्रसंग न उठा, लेकिन यह बात किसी को भूली नहीं। स्वामी के बदले पुत्र राज सिंहासन पर आसीन हो, यह बेगम की इच्छा अवश्य है, लेकिन मेहरुनिसा के प्रति सलीम का प्रेम जैसे लुत्फ़निसा के हृदय में कांटे की तरह खटकता है, वैसे ही बेगम के हृदय में भी खटकता है। मानसिंह की बहन एक तुर्कमान की कन्या की आज्ञा नववर्तनी होकर कैसे रह सकती है? लुत्फ़निसा का भी इस विषय में गहरा तात्पर्य था। दूसरे दिन फिर वह प्रसंग उपस्थित हुआ। दोनों एक अभिमत स्थिर हुआ। सलीम को त्याग कर खुसरू को सिंहासन पर बैठाना कोई असंभव बात न थी। इस बात को लुत्फ़निसा ने बेगम को अच्छी तरह समझा दिया। उसने पूछा, मुगल साम्राज्य राजपूतों के बाहुबल पर स्थापित हुआ है और आज भी निर्भर करता है। वही राजपूत कुल तिलक मानसिंह खुसरू के मामा हैं और प्रधान राजमंत्री खान आजम खुसरू के ससुर हैं। इन दोनों आदमियों के खड़े होने पर कौन इनकी आज्ञा न मानेगा? फिर किसके बल पर युवराज सिंहासन पर अधिकार कर सकते हैं? राजा मानसिंह को राजी करना आपके ऊपर है। खान आजम खां और अन्य उपरोक्त को तैयार करना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपके आशीर्वाद से अवश्य कृतकार्य होंगी, लेकिन एक आशंका है कि कहीं सिंहासन आसीन होने के बाद खुसरू मुझे इन दुराचारियों को निकाल बाहर न कर दे। बेगम सहचरी का अभिप्राय समझ गई, हंसकर बोली, तुम आगरे में जिस उम्रा की गृहिणी होना चाहोगी वह तुम्हारा पानी ग्रहण करेगा। तुम्हारे पति 5000 मनसबदार होंगे। लुत्फ़निसा संतुष्ट हुई। यही उसका उद्देश्य था। यदि राजपुरी में सामान्य स्त्री होकर रहना हुआ तो फूलों पर घूमकर रस लेने वाली भ्रमरी बनने से क्या फायदा हुआ? यदि स्वाधीनता ही त्याग करना होता तो बाल सखी मेहरुनिसा की दासी होने में ही क्या अर्ज था? इससे तो कहीं अधिक गौरव की बात यह है कि किसी राजपुरुष के गृह की गृहस्वामिनी बनकर बैठा जाए। केवल इसी लोभ से लुत्फ़निसा इस कार्य में लिप्त न हुई। सलीम उसकी उपेक्षा कर जो मेहर के पीछे पागल हो रहे हैं, उसका उसे प्रतिशोध भी लेना है। खान आजम आदि आगरे और दिल्ली के उमरा लुत्फ़निसा के यथेष्ट साधित थे। खान आजम अपने दामाद के लिए उद्योग करेंगे, इसकी भी पूरी आशा थी। वह और अन्य उमरा राजी हो गए। खान आजम ने लुत्फ़निसा से कहा, मान लो यदि हम लोग कृतकार्य न हुए तो हम लोगों को अपने बचाव की भी कोई राह निकाल लेनी चाहिए। लुत्फ़निसा ने कहा, आपकी क्या राय है? खान ने कहा, उड़ीसा के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। केवल उसी जगह मुगलों का शासन प्रखर नहीं है। उड़ीसा की सेना हमारे हाथ में रहना आवश्यक है। तुम्हारे भाई उड़ीसा के मनसबदार हैं। मैं कल प्रचार करूंगा कि वह युद्ध में आहत हुए हैं। तुम उन्हें देखने के बहाने कल ही उड़ीसा की यात्रा करो, वहाँ का कार्य समाप्त कर तुरंत वापस आओ। लुत्फ़निसा इस पर राजी हो गई। वह अपना कार्य कर लौटते समय पाठकों से मिली है। भाग 14 यहीं पर समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।